आप जरा ये डेटा देख लीजिए। ये डेटा है इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से इन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अब कितना गिरा है। मिस्टर आशीष धवन की बात करें तो 55% से ये गिरा है। मिस्टर मधुसूदन केला का 45% से गिरा है। मिस्टर विजय केडिया का भी 45% से गिरा है। मिस्टर कचुलिया का 33% से गिरा है। मिस्टर सिंघानिया का 31% से गिरा है और मिस्टर मुकुल अग्रवाल का 15% से गिरा है। ये डेटा है ट्रेंडलिन वेबसाइट का, यानी अभी जो मार्केट में फॉल चल रहा है उसने किसी को नहीं बख्शा, इनफैक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी नहीं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट गिरता है तो हम देखते हैं कि बाहर के मार्केट भी गिर रहे होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि 2025 में साउथ कोरियन मार्केट 76% से अप है। जापान का टॉप इंडेक्स निक्केई 25% से ज्यादा बढ़ा है। हांगकांग का हैंग सेंग 30% से बढ़ा है। इनफैक्ट चाइनीज मार्केट जो जनरली ज्यादा बढ़ता नहीं है, वहां पर भी शंघाई कंपोजिट ने 16% का प्रॉफिट दिया है पिछले साल में। नास्डैक की हम बात करें तो वो 21% से अप है। S&P 500 17.5 से। लेकिन इंडियन मार्केट की बात करें तो पिछले साल 1.5 सालों से कुछ सही नहीं जा रहा और इनफैक्ट पिछले 2 महीनों में तो तबाही मची हुई। और इसके लिए मैं आपको एक शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट चीज बताना चाहता हूँ, और इस चीज का टैरिफ या फिर FII से कोई लेना देना नहीं है, तो सुनते ही जाइए। देखिए, यूएस मार्केट लगातार तीसरे साल तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में ये 24% से बढ़ा था, 24 में 23% और अभी 25 में 17% से ये बढ़ा है। और इसका बड़ा कारण है कॉर्पोरेट अमेरिका के बड़े प्रॉफिट्स। हालांकि वहां पर ये भी बातें हो रही है कि वहां पर AI का बबल आ चुका है जो बस्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये डेटा भी देख लेना चाहिए कि यूएस का जो थर्ड क्वार्टर है वो शुरू होते टाइम थर्ड क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स थे ग्रोथ के वो 4.8% के थे। थर्ड क्वार्टर खत्म होते होते ये एस्टिमेट्स चले गए 6.3% पर और एक्चुअल ग्रोथ आई 8.4% की, जो कि इनिशियल एस्टिमेट से डबल थे। इनफैक्ट S&P 500 की 77% कंपनीज ने एस्टिमेट से ज्यादा अपने रेवेन्यूज पोस्ट किए हैं। और मैं इस थर्ड क्वार्टर के यूएस और इंडिया की ग्रोथ को कंपेयर करूं तो चीजें कुछ इस प्रकार है। S&P 500 में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है क्वार्टर 3 में इट इज 8.4%। निफ्टी 50 के क्वार्टर 3 में ये ग्रोथ थी 4.5% की, यानी कि लगभग आधी। प्रॉफिट ग्रोथ 13.1% की रही S&P 500 में, निफ्टी 50 में ये रही 9.5% की, यानी यहाँ पर भी हम पीछे थे। प्रॉफिट मार्जिन में भी हम पीछे थे। अब यहाँ पर यूएस तेजी से क्यों बढ़ा, इसके लिए आप वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज को ऑफकोर्स क्रेडिट दे सकते हो कि अभी भी पिछले क्वार्टर में भी एनवीडिया और बाकी जो टॉप कंपनीज है उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट अभी भी बढ़ रहे हैं, यानी ऑफकोर्स वैल्यूएशन उससे ज्यादा बढ़े हैं लेकिन रेवेन्यूज अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर इंडियन मार्केट का मैं डेटा दिखाऊँ तो NSE ने अभी रिसेंटली क्वार्टर 3 से रिलेटेड कुछ डेटा अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है, जो मैंने पढ़ा तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि यहाँ पर जो निफ्टी 50 कंपनीज उनकी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 16 क्वार्टर के निचले स्तर पर है और वो ईयर ऑन ईयर यानी पिछले साल के कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में मात्र 4.5% से बढ़ी है। आप ये डेटा देख लीजिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में हमारी ग्रोथ 10.5% थी ईयर ऑन ईयर, फिर हर एक आने वाले क्वार्टर में ये धीरे धीरे कम ही होती चलेगी और अब मात्र 4.5% पर आकर रुकी है। मैं थोड़ा और डेटा आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि मार्केट कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा और डेटा दिखाना चाहता हूँ इंडियन मार्केट की कंपनीज का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अभी इस गिरते हुए मार्केट में खरीदना तो चाहते हैं लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें वैल्यूएशन की कहीं ना कहीं समझ नहीं है। अगर आप भी एक ऐसे सीरियस इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक्स को परखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हमारा 3 मंथ्स का वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर अभी फिलहाल बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं, जिसका 40 मिनट का फ्री सेशन आज हमने रखा है, जिसे आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे 3 मंथ्स में हम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टर बनाएं। तो अगर आप सीरियस है इस गिरते हुए मार्केट में अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए है, उसे आप तुरंत जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर यूएस में देखें तो पिछले 1-2 सालों में जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स है तो उसमें नंबर 1 पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT सेक्टर है, देन हेल्थ केयर है, देन फाइनेंशियल सेक्टर है। इंडिया में देखा जाए तो सबसे खराब सेक्टर में से एक है फाइनेंशियल्स, जिसने ईयर ऑन ईयर मात्र 2.7% की ग्रोथ दिखाई है। पिछले 10 क्वार्टर में ये वीकेस्ट ग्रोथ है। एनर्जी सेक्टर बहुत स्लो ग्रोथ। इनफैक्ट IT सेक्टर जो यूएस में तबाही मचा रहा है उस पर भी हमारी ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है। इनफैक्ट NSE का ये इंटरेस्टिंग ये डेटा आप देख लो कि निफ्टी 50 में 50% वेटेज किसका है, फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी का, और ये 50% सेगमेंट निफ्टी 50 का पिछले 1 साल में कितना बढ़ा होगा, मात्र 2.5%। बावजूद इसके निफ्टी 50 और सेंसेक्स 2 महीने पहले ही अपने ऑल टाइम हाई पर थे। यानी कितनी विपरीत ये बात थी कि जहां पर धंधे में ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी। ये एक और डेटा है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2019 से लेकर 2024 यानी पिछला साल हमने काउंट नहीं किया है यहाँ पर, उन 5 सालों में उसमें आप देखेंगे निफ्टी 50 की कंपनीज की एवरेज ग्रोथ 17.7% कंपाउंडेड सालाना रही है। इसी बीच निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उनके मार्केट कैप भी
उस स्पीड से बढ़े हैं 17.8% कंपाउंडेड सालाना से। यानी कि जितनी प्रॉफिट की ग्रोथ थी उतनी ग्रोथ आपको मार्केट कैप में दिख रही थी, चीज़ें बड़ी बैलेंस थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। अब ग्रोथ रह गई बाजू में, प्राइसेस चली गई थी ज़्यादा ऊपर। अब ऐसे टाइम में क्या होता है, करेक्शन या फिर क्रैश। इनफैक्ट 2025 में निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस 15% के थे, एक्चुअल ग्रोथ निकल कर आई 5-6% की। देखिए पिछले 4-5 सालों में इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स ने। डबल डिजिट में, हाइयर डबल डिजिट ग्रोथ इनकी रही थी। और इसी के चलते, और क्योंकि ऑफकोर्स फाइनेंशियल सेक्टर का जो यानी BFSI सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसका वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा है, क्लोज टू 35% है। इसलिए ये सेक्टर जब अच्छा परफॉर्म करता है तो थिंग्स डू वेल। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको इन टॉप कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए, अभी आए कुछ बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स के, वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि क्या से क्या हो गया है। मैं शुरू करता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक से, जहाँ पर ये बैंक पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 35% से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्रॉफिट 23 कंपाउंडेड सालाना, अमेजिंग ग्रोथ, हाइयर डबल डिजिट ग्रोथ, इससे बेटर और क्या हो सकता है। अब 35 से 30 आ जाए, 20 आ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन सीधा 35 से आप 6 पे आते हो, प्रॉफिट ग्रोथ 23 से मात्र 7 पे आती है, तो फिर सवाल तो उठेंगे पर्टिकुलरली आपके वैल्यूएशंस पर। और ऐसा सिर्फ एक बैंक के साथ नहीं हुआ। नंबर 2 प्राइवेट बैंक ICICI बैंक, इसका डेटा देखेंगे तो अगेन 25-27% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ थी पिछले 3 सालों में, सीधा 7%, 8% पर ही आ गए। इसके बाद हम तीसरी सबसे बड़ी बैंक देखते हैं कि ठीक है 1-2 बैंक में ही होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ 25-22% कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ से हम आगे 7% से, यहाँ तो प्रॉफिट -4 में चला गया सीधा। नंबर 4 पे आए एक्सिस बैंक में, अगेन यू विल सी द सिमिलर डेटा। द थिंग इज दैट इवन दो इस थर्ड क्वार्टर में एक फेस्टिव सीजन आया, जनरली लोग कार लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके लिए बड़े बड़े लोन इस दौरान लिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बैंक के लिए सेक्टर बिल्कुल खास नहीं था। इनफैक्ट सितंबर में कुछ GST में, जैसे जो कम कॉस्ट वाली कार थी उस पर GST का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला लोगों को, लोगों ने फटाफट कार ली, लोगों ने बाकी चीज़ें भी लेना शुरू किया। ऐसा लगा कि तुरंत एक इम्पैक्ट आएगा फेस्टिव सीजन में, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नंबर वाइज बैंक्स को तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला है, FMCG कंपनीज को मिला है। और ये सेम चीज़ रास्ते में जैसे मैंने आपको बताई कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हो रही है। इस पर मैं एक वीडियो भी ला रहा हूँ कि कैसे GCCs टेक सेक्टर को ख़त्म कर सकते हैं या फिर बहुत और गिरा सकते हैं। नेक्स्ट वीक ही वो केस स्टडी आ जाएगी, इंतज़ार कीजिए। तो इनफैक्ट विप्रो के CEO ने तो ये बताया है कि अगले 1 साल में हमारा एस्टिमेट क्या है, हमारा गाइडेंस क्या है रेवेन्यू का, -1.5% टू 1.5% कॉन्स्टेंट करेंसी, यानी अगर करेंसी वही की वही रहती है तो माइनस में भी जा सकती है ग्रोथ। इस तरह की हालत बड़ी बड़ी कंपनीज की हुई है, विच आर मेजर पार्ट ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। प्राइवेट बैंक के साथ साथ मैं आपको सरकारी बैंक्स का भी डेटा दिखाऊँ तो कुछ ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं है। जो बड़ी बड़ी बैंक है एसेट के हिसाब से सबसे बड़ी जो बैंक है इंडिया में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी अच्छी खासी बढ़ रही थी। पिछले 3 सालों का डेटा देख लीजिए, पिछले 5 सालों का डेटा देख लीजिए और पिछले 1 साल का डेटा देख लीजिए। अगर चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। वैल्यूएशन का करेक्शन तो बनेगा और यहाँ पर वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जो बड़े बड़े सेक्टर्स इंडिया में है उनमें स्लो डाउन आ चुका है और 1-2 सेक्टर में और आने वाला है। जैसे अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करूँ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ बहुत सारा ऑयल रशिया से ले रही थी, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू तो नहीं लेकिन प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा था, लोगों को तो उसी रेट में बेचना है। तो बीच में उनके प्रॉफिट मार्जिन डबल हो गए थे। लेकिन अब अगेन रशिया से हमने, जैसे रिलायंस का अगर मैं डेटा देखूँ तो उन्होंने कहा कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने नहीं जैसा ऑयल रशिया से लिया है, क्रूड ऑयल। और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अगर ऐसा करने लगते तो उनके प्रॉफिट मार्जिन भी आने वाले टाइम में ख़राब हो जाएंगे, वहाँ पर भी ग्रोथ की कमी आपको दिखेगी। यानी कि जो निफ्टी 50 सेंसेक्स इतना तेज़ी से दौड़ रहा था उसे अभी रुकना तो पड़ेगा ही। और जैसे जैसे और Q3 के नंबर्स बहुत सारी कंपनीज़ के अभी भी थोड़े बाकी है, वो भी आ जाएंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर होगी कि यहाँ पर अच्छा खासा स्लो डाउन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लियरली यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसमैच है इन कंपनीज़ की ग्रोथ में और कंपनीज़ के वैल्यूएशंस। ग्रोथ धीरे धीरे ऐसी आ गई, वैल्यूएशंस ऐसे चले गए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि लार्ज कैप सेक्टर में पर्टिकुलरली और ज़्यादा मार्केट गिरेगा। अब ये क्विकली गिरेगा या आने वाले टाइम में गिरेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट वैल्यूएशन गैप लार्ज कैप कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। वहाँ ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन अभी हुआ है। अब देखिए, अगर बजट बहुत अच्छा आता है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट फॉल रुक सकता है। जैसे कि अगर बजट में बहुत सारे डिसीजंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ली है टैक्स वैक्स की, अब देने के लिए ज़्यादा कुछ है तो वो LTCG सेगमेंट में है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% से फिर ये कम करते हैं या फिर 0 कर देते हैं तो वहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का आ सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो वो चीज़ थोड़े टाइम के लिए मार्केट का ये लार्ज कैप पर्टिकुलर सेगमेंट में फॉल रोक सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में
ये जो वैल्यूएशंस है ये सस्टेन करना बहुत टफ हो चुका है। ऐसे में जैसे जैसे मार्केट गिरेगा आप बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारे सेक्टर्स काफ़ी गिर चुके हैं और लगातार गिर रहे हैं। जो कंपनीज कभी हम देख भी नहीं पा रहे थे, जैसे एक नालंदा कैपिटल के मिस्टर पुलक प्रसाद है, वो 6 सालों से इंडिया मार्ट को ट्रैक कर रहे थे, अब जाके उन्होंने इंडिया मार्ट को लिया ये सोच के कि भाई अभी सही वैल्यूएशन पर फाइनली आ चुका है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको इस मार्केट में अब मिल सकती है, तो आप बस ध्यान रखिए। कई सारे सेक्टर्स है यहाँ पर, सोलर सेक्टर है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, काफ़ी बड़े डाउनफॉल यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही लार्ज कैप स्पेस में आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ पे आपको फॉल लगे और उनकी वैल्यूएशन आपको सही लगे वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। और फिर कंक्लूजन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ क्लियर मिसमैच बिटवीन द ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन, और लार्ज कैप में ये गैप सबसे ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप तो करेक्ट हुए हैं, लार्ज कैप बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ था। तो 2026 में मेरे हिसाब से और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। अभी 2 महीने पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर ने जब अपना 25% पोर्शन कैश में लिया था तो बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की थी, कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। सिद्धार्थ भैया ने भी, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई 31 जनवरी को, लेकिन उससे पहले 8-10 दिन पहले जब उन्होंने डिस्कशन किया तो उसमें उन्होंने भी बताया कि आई एम 70-80% इन कैश। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट गिरने लगा तो लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा कि कितना ज़्यादा गैप था वैल्यूएशंस में, और क्यों बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने धीरे धीरे अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर लिया था। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि एकदम बॉटम कब आएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपको जिस कंपनी के वैल्यूएशन सही लगते हैं आप इंडिविजुअली उसे सिलेक्ट करते जाइए, क्योंकि 2026 इज द ईयर ऑफ डिस्काउंट्स। सो एंजॉय द डिस्काउंट्स, मेक श्योर कीजिए कि इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखिए, क्योंकि विप्रो जैसी कंपनीज जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में मात्र 4-5% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ दिखाई है, उन्हें भी अगर आप 4-5 साल पहले खरीदते और अब तक होल्ड करते तो आपका पैसा 3-4 गुना बन ही जाता। और ऐसे में आप विप्रो से थोड़ी बेटर कंपनीज चुन लेते। टीवीएस मोटर्स है जिसने 17-18% की ग्रोथ दिखाई है, तो ऐसे केसेस में आपका पैसा 10-10 गुना हुआ है। कंडीशन ये है कि जब भी आप फॉल में कंपनीज खरीदते हो तो मेक श्योर कीजिए कि उसे आप कम से कम 4-5 सालों के लिए होल्ड कीजिए। तुरंत गिरेगा, तुरंत बढ़ेगा, फिर ये प्लस माइनस होता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में असली में आपको एक्चुअल गेन दिखने मिलता है। तो होल्डिंग इज द मेन थिंग। तो सही वैल्यूएशंस पर बाय करना और उसे होल्ड करना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखिए। और जाते थे हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को भी आप जरूर चेकआउट करिए, उसका 40 मिनट का सेशन आपको फ्री में मिल रहा है, जिसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करना है। तो सी यू देयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बजट से आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट करके बताइए, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आएंगे आपके लिए।